जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 31 जुलाई 2024 के विजन एज न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी ओरिजिनल पीडीएफ का क्रेडिट विजन एज को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हमारी जो केरला में वायनाड में लैंडस्लाइड हुई है उसके रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं लैंडस्लाइड के बारे में। सबसे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है लैंडस्लाइड की। एनडीएमए की डेफिनेशन है तो टाइप ऑफ मास वेस्टिंग एज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज और अर्थ डाउन द स्लोप। ओके, इसका मतलब क्या है? तो ये एक ऐसी मास वेस्टिंग है जिसमें कोई भी स्लोप में से कोई पत्थर के मटेरियल हो या फिर ऐसा कुछ भी हो जो अचानक से गिर जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। देखते हैं आगे क्या डेटा दिया गया है। तो जो इंडिया का पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है रीजन, तो जो वेस्टर्न घाट है वो सेकंड मोस्ट वल्नरेबल एरिया है और हिमालयाज़ है वो फर्स्ट है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा हो सकती है। फिर दूसरा है ये क्यों होती है इस एरियाज़ में सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे सॉइल की डेप्थ बहुत हाई है। तो ऐसे समझ लीजिए सॉइल ऐसे लेयर्स में होती है, इसमें बहुत सारे लेयर्स में सॉइल है। अगर इतनी थिक सॉइल होगी तो इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। वाटर इसमें ज़्यादा गहराई तक सीप कर पाएगा। ओके, और जितना ज़्यादा गहराई पर सीप कर पाएगा उतना ज़्यादा उस एरिया, समझ लीजिए यहाँ तक वाटर जा रहा है तो इतने एरिया में वो मिट्टी जो है वो भीगी हुई है ना, वो ज़्यादा भारी है। तो कभी कभी इसलिए भी उधर लैंडस्लाइड हो जाती है। तो वन ऑफ द रीज़न है यहाँ पे हाई सॉल्ट डेप्थ हमें मिलती है। साथ ही साथ स्लोप वाले एरिया है, स्लोप अगर किसी जगह पे होगा तो चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। और ये 20 जुलाई का लिखा है तो 20 जुलाई को भी हमने लैंडस्लाइड ही देखा था, वही कवर किया था। आगे वाटर इंटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमने देख लिया। साथ ही साथ इंक्रीज पोर वाटर प्रेशर बढ़ जाता है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा वाटर रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, लैंडस्लाइड की अगेन यहाँ पे डेफिनेशन दूसरी रखिए, पर हम यही यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है क्योंकि ये एनडीएमए की है और हमें वही यूज़ करना है। क्या है भाई? ग्रेविटी का फोर्स जो होता है, फोर्स इज पुशिंग हिल स्लोप मटेरियल एक्सिड द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखता है, ग्रेविटी फोर्स किसी भी चीज़ को नीचे खींचता है। तो जो नीचे खींचने वाला फोर्स है अगर वो बढ़ जाता है तो होल्डिंग कैपेसिटी हट जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स कमज़ोर हो जाएगा और कोई भी चीज़ नीचे गिर जाएगी। तो वही हो रहा है। ओके, इंडिया का जितना भी लैंड एरिया है उसमें से अराउंड 12.5% वल्नरेबल है लैंडस्लाइड से। और ये किसका डेटा है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, ग्रेट। इसको आप यूज़ करोगे, आप ये डेफिनेशन को और साथ ही साथ ये डेटा को अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ करोगे या फिर बॉडी में भी यूज़ कर सकते हो ये डेटा को। ओके, कॉजेज़ क्या क्या है? नेचुरल तो फ्लड किधर आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, स्नो मेल्ट हो जाता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। आपको वेल अवेयर हो यू आर। और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर क्या होंगे? तो किसी जगह पे ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। देखो ओवर ग्रेजिंग कैसे, तो ग्रास है या फिर कोई भी पेड़ है वो किसी भी मिट्टी को होल्ड करके रखता है। अगर आपने वही खा लिया है तो डेफिनेटली वो मिट्टी कभी लूज़ हो चुकी है, उसको होल्ड करने वाला कोई बचा नहीं है, तो ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी तो भी लैंडस्लाइड हो सकती है, मीन मिट्टी कमज़ोर पड़ जाएगी तो उसके बाद लैंडस्लाइड हो सकती है। सॉइल इरोजन हो जाएगा तो भी हो सकती है कि सॉइल किसी जगह से इरोड ही हो चुकी है तो भी हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन अगर ग्रास से ही हो रहा था तो ये तो पूरा का पूरा पेड़ जा रहा है, डेफिनेटली हो सकता है। कोई आप टेरेन को कट कर दिया है कोई एरिया को तो भी हो सकता। समझ लीजिए ऐसा एक एरिया था, इसमें मैंने इतने एरिया को कट कर दिया, अब ये एरिया कैसा बच जाएगा? सिर्फ ऐसा हो जाएगा या तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा, तो ग्रेविटी फोर्स बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से भी हो सकता है लैंडस्लाइड। ओके, इफेक्ट क्या क्या होते हैं? फ्लड्स आ सकते हैं, फ्लड्स डाइवर्जन, रिवर कोर्सेज चेंज हो सकती है, चैनल कोई जो हो वो बंद भी हो सकती है, ट्रैफिक हो सकता है, ये सब आपको पता है। चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास भाई, हम क्यों इसको रोक नहीं पाते हैं? तो सबसे पहले तो ये रीजनल फैक्टर पे डिपेंड करता है क्योंकि हर जगह पे नहीं आती ना, किसी जगह पे कोई स्लोप है ज़्यादा या फिर किसी जगह पे अचानक से फ्लड आ चुका है, तो रीजनल फैक्टर से। साथ ही साथ ये डिफ़िकल्ट टू मेजर है क्योंकि लिखा हुआ तो नहीं आता कि भाई यहाँ पे कल इतना बारिश आएगी और यहाँ से लैंडस्लाइड हो जाएगी, तो डिफ़िकल्ट है मेजर करना। और अगर कर भी पाते हैं हम तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसमें। ओके, इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इसके लिए? तो एनडीएमए की गाइडलाइंस है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट
स्ट्रेटेजी। ये हमने जो 20 जुलाई में किया था उधर यही कवर की थी, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या गाइडलाइन है एनडीएमए की। तो हज़ार्ड जोनेशन करना है कि कौन से एरिया में ज़्यादा हो सकता है, उसको आप एक मैप बना लो, फिर मॉनिटरिंग करो उस एरियाज़ की, और ईडब्ल्यूएस मतलब कि अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करो कि आपको पहले से थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाए। फिर मेंटेन करो उस जोन माउंटेन जोन रेगुलेशन करो, क्योंकि माउंटेन स्लोपी एरिया में स्लोपी एरिया है तो वहाँ पे थोड़ा सा आप रेगुलेशन अच्छा रखो कि यहाँ पे आप कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, एक ज़्यादा सी मात्रा में उधर कुछ होटल्स नहीं बनेंगी, ऐसा कुछ भी। फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाओ, यानी कि पर्टिकुलर इसी के लिए कोई एक बॉडी बना दीजिए छोटी सी जिसका काम यही रहेगा। ओके, ये एनडीएमए की गाइडलाइन है। आप एग्ज़ाम में अगर लिखोगे तो सिर्फ यही लिख लो, अलग अलग पॉइंट याद करने से अच्छा है किसी एक क्रेडिबल सोर्स का, जैसे कि एनडीएमए एक क्रेडिबल सोर्स है, उसके हम सारे के सारे पॉइंट लिख दें। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपका याद करना भी कम ज़रूरत पड़ेगी और आपका आंसर पूरा होलिस्टिक हो जाएगा। दूसरा क्या है भाई हमारे पास, तो नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर है और अर्ली वार्निंग सिस्टम हम पूरे इंडिया में बना लेंगे बाई 2030। ओके, फिर लैंडस्लाइड सोसाइटी और मैपिंग प्रोग्राम है जो कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और पीवाईक्यू भी इससे पूछे जा चुके हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये लैंडस्लाइड के पीवाईक्यू है, सॉरी ये भी नहीं है, ये रहे। ये देखिए, लैंडस्लाइड पे ब्रिंग क्यों हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट में ज़्यादा आती है, अभी हमने डिस्कस कर लिया। फिर हिमालयाज़ क्यों ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड के, अभी हमने बहुत देख लिया। लैंडस्लाइड, अगेन लैंडस्लाइड। और अभी तो यही है हज़ार्ड जोन मैपिंग जो मैंने एनडीएमए की गाइडलाइन में बताया। चलिए, थोड़ा सा लंबा टॉपिक खींच गया बट इट्स फाइन। हम कोशिश तो यही करेंगे कि पूरा वीडियो 40 मिनट के आसपास ख़त्म कर लें। दूसरा न्यूज़ है फाओ का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने फायर मैनेजमेंट कैसे करना है उसके रिलेटेड बातचीत की और अपडेट किया गाइडलाइन अपनी। ओके, फायर मैनेजमेंट सबसे पहले क्यों ज़रूरी होता है, वाइल्ड फायर लगती होती है तो पूरी की पूरी इकोसिस्टम को वो जला देती है, यहाँ पे रहते कोई एनिमल्स है वो चले जाएंगे, पेड़ है वो सब चला जाएगा। ओके, न्यू गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबल फायर मैनेजमेंट हब लॉन्च बाय फाओ इन यूएनईपी 2023। ओके, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं फायर मैनेजमेंट के, क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो भाई मैक्सिमम बेनिफिट और मिनिमम लॉस हमें हो, वो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है, उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, फिर एनवायरनमेंट में क्या मिलेगा हमें भाई, तो हम फायर प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ क्लाइमेट चेंज के साथ कूप अप कर पाएंगे, वेजिटेशन को बचा पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इक्विटी क्या रहेगी, इक्विटी क्या, देखो इक्वालिटी मतलब सबको 10 रुपये दे दिए हमने, इक्वालिटी होगी। इक्विटी मतलब जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको 20 रुपये दिए, जिसको कम ज़रूरत है उसको 5 रुपये दिए, इक्विटी होती है। इक्विटी मतलब अलग अलग स्टेक होल्डर को हम देखेंगे उसके पर्सपेक्टिव से, जेंडर को भी, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके लिए कुछ काम करेंगे कि किसको कितना अफेक्ट हो रहा है और उसके मुताबिक काम करो। फिर ह्यूमन हेल्थ पे क्या, तो हम डिटेक्शन सेंटर, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाएंगे, हेल्थ इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, और फायर डेंजर को के लिए हम अपने आप को अडेप्ट करेंगे और रेटिंग लेके आएंगे। ओके, नॉर्मल है। स्ट्रेटजीज़ क्या क्या है इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट की, तो भाई हमें पहले, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर काम करना है ताकि हम अवॉइड कर पाएँ फायर को। साथ ही साथ इन्वेजिव स्पीशीज़ को हमें नहीं आने देना है। इन्वेजिव स्पीशीज़ क्या क्या होती है, समझ लीजिए इंडिया है ये, और इंडिया में नीम की स्पीशी, नीम के पेड़ काफ़ी अच्छे से उग सकते हैं। अभी कोई अमेरिका से मैं कोई एक स्पीशी लेके आता हूँ, समझ लीजिए जैसे कि लांटना, लांटना का हमारा एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, ठीक है, लांटना। अभी ये स्पीशीज़ क्या करेगी, ये अमेरिका से इंडिया में आ चुकी है, कैसे भी करके आ गई वो, अपने पैरों पे चिपक के आ गई या फिर उड़ के प्लेन में, कैसे भी हो गया, ये इंडिया में आ गई। अभी लांटना इतनी ज़्यादा से इधर ग्रो करेगी कि ये नीम के पेड़ को नहीं उगने देगी, ठीक है। ये इकोसिस्टम में इतना अच्छे से घुल मिल जाएगी कि नीम का पेड़ उगने के लिए जगह नहीं बचेगी और नीम के पेड़ को जगह को ये धीरे धीरे खाती जाएगी। तो ये होता है इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़, तो हम कोई भी ऐसी स्पीशीज़ को नहीं आने देंगे। ओके, फिर प्लांट फायर को, प्लांट हम फायर रखेंगे। प्लांट फायर कभी कभी ये लोग करते हैं ताकि जो वीड हो उसको हम जला दें, ऐसे सब,
तो वैसा हम इकोसिस्टम अच्छे से करेंगे। फिर फायर अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे कि भाई फायर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अवेयरनेस हम प्रोवाइड करेंगे। फिर नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे, कोई हम साइंटिस्ट को बुलाएंगे, कोई लोकल एक्सपर्ट को, पीपल के साथ उसका इंटरेक्शंस करवाएंगे ताकि वो सब कुछ समझ सके। ओके, वाइल्ड फायर्स क्या क्या होती है, तो ये देखो डेटा आपको काम आएगा, ये हमें रख लेना है। तो जितना भी अर्थ सरफेस है, बाई वाइल्ड फायर हर साल अराउंड 350 मिलियन तक जल जाता है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है क्योंकि पेड़ हमें बहुत काम के हैं और वो ही जल जाते हैं, तो हद है भाई। फिर फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, तो हम बोल रहे हैं 50% राइज हो गया बाई एंड ऑफ सेंचुरी, यानी कि 2030। फिर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी, ड्रॉट आते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे भाई, तो लिवलीहुड पे हमें थ्रेट हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हो जाएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमें इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, इतना काम का न्यूज़ नहीं है ये, आगे बढ़ता है। हाँ, बट डिजास्टर से क्वेश्चन आते जाते हैं, तो हो सकता है कभी कभी फायर पे इनडायरेक्टली डायरेक्टली पूछ ले, पर काम का नहीं है। चलिए, चाइना कंप्लीट्स 40 मीटर ब्रिज नियर पेंगोंग लेक। सबसे पहले पेंगोंग लेक का इशू क्या है इंडिया चाइना का। ये पेंगोंग लेक हो इंडिया और चाइना के बॉर्डर में पड़ती है। ये यहाँ पे आप जूम कीजिए, देखो ये है पेंगोंग लेक, ठीक है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे पड़ती है और यहाँ पे डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है, चलो वो देख लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। देखो, पेंगोंग लेक 8 फिंगर में बटी हुई है उसके एरिया में। फिंगर मतलब क्या, ये पहाड़ है, ये मैंने बनाए हुए पहाड़ वाला एरिया है, ऐसे ऐसे पहाड़ है, ठीक है। वो 8 फिंगर्स हम उसे बोलते हैं। इंडिया ये क्लेम करता है कि भाई 4 फिंगर तक जो एरिया है पूरा का पूरा इंडिया का है, और ये हमारी LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि यहाँ पे चाइना आता है हम मानते हैं और यहाँ पे आता है पूरा इंडिया, ये बॉर्डर है हमारी। और हम बोलते क्या है कि हम भाई 4 तक हम रखेंगे, और ये जो बीच का एरिया है, ये बीच का एरिया सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए होगा, इस पर कोई अपना हक नहीं जमाएगा। ओके, अभी चाइना ने क्या किया, थोड़े टाइम पहले चाइना ने इस LAC को क्रॉस कर लिया और इधर तक आ गया था। ओके, इसीलिए हमारी लड़ाई हो गई थी इसके बीच में कि हम दोनों एक दूसरे को धकेल रहे थे। अभी चाइना ने क्या किया है, तो पेंगोंग लेक और आगे इधर स्ट्रेच करती है, LAC के भी बहुत आगे स्ट्रेच करती है। अभी चाइना ने इसके ऊपर ब्रिज बना दिया है, बस यही न्यूज़ है। हमने भी बनाया, हमने हिमाचल प्रदेश में सिंकुला टनल बना दी है जो कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कवर करेगी। इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है चाइना के साथ, तो चाइना के साथ हमारी बॉर्डर देखो बहुत लंबी है। यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया आता है, फिर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाला एरिया आता है, फिर यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया आता है। इस पूरे एरिया में यहाँ पे तिब्बत वाला रीजन पड़ता है, यहाँ पे चाइना वाला मेन लैंड वाला रीजन पड़ता है। अभी चाइना बोलता क्या है, ये देखो ऊपर बताया हुआ है, 2 लाइन है, पहले हमारी यहाँ पे ले, बस इतना एरिया आपको पता चल गया। 3 सेक्टर में डिवाइडेड है, एक जॉनसन लाइन जो मैंने लद्दाख वाला बोला वो जॉनसन लाइन, और दूसरा इसी एरिया में पड़ता है मैकमोहन लाइन। अभी इसका डिस्प्यूट क्या है, जॉनसन लाइन साइन हो गई थी हमारी 1865 में, और ये पूरी इधर तक आती है, जो मैप में ये दिखा रहे हैं ये इधर तक है। और मैकमोहन लाइन जो साइन हुई वो 1899 में हुई, वो थोड़ी अंदर आती है। ये देखो मैकमोहन लाइन आपको दिख रही है। अभी चाइना बोलता है कि मैकमोहन लाइन है वो ओरिजिनल लाइन है, और इंडिया बोलता है नहीं भाई जॉनसन लाइन ओरिजिनल है, इसलिए लद्दाख वाला एरिया डिस्प्यूटेड है। फिर मिडिल सेक्टर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, उधर कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, अनडिस्प्यूटेड है। ईस्टर्न एरिया में आता है अरुणाचल प्रदेश, आपको पता है इधर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे चाइना पड़ता है। अभी चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का पार्ट है और तिब्बत चाइना का पार्ट है, और हम बोलते हैं कि डेफिनेटली ये नहीं है। ओके, ये कहाँ पे डिस्प्यूट हुआ था, तो शिमला कन्वेंशन हुआ था जिधर ये साइन हो गया था, बट चाइना रिजेक्ट करता है कि नहीं भाई शिमला कन्वेंशन जैसा कुछ नहीं है। शिमला कन्वेंशन क्या है, तो इंडिया और चाइना के बीच में, सॉरी इंडिया और तिब्बत के बीच में ये साइन हो गया था, जिधर प्रॉपरली डिमार्केट है कि भाई तिब्बत इंडिया का पार्ट है। ओके, यही न्यूज़ है। ये जो मैप में एरिया दे रखा है, देपसांग प्लेन, गलवान वैली, फिर नॉर्थ और साउथ पेंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग, ये पुराना न्यूज़ है इसलिए अभी काम का नहीं है। बस पेंगोंग लेक यहाँ पे आप ध्यान रख लेंगे। और ये जो एरिया पूरा दिख रहा है ना, ये एक्चुअली हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, ये चाइना एडमिनिस्टर करता है, उसके कंट्रोल में। यानी कि हमारा आधा आधा जो कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया है वो पाकिस्तान के पास है, आधा है वो चाइना के पास है, हम बीच में थोड़ा बहुत रख के बैठे हैं। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको ये याद रखना है सिंकुल्ला टनल किसको जोड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई है नई डायरेक्शंस कि विलफुल डिफॉल्टर और लार्ज डिफॉल्टर के साथ कैसे डील करना है, क्या करेंगे हम। सबसे पहले विलफुल डिफॉल्टर होता क्या है। तो ऐसा बोरोवर जो बैंक से पैसा ले लिया है, ठीक है, उधार ले लिया है, अभी उसकी कैपेसिटी होने के बावजूद भी वो चुका नहीं रहा है, तो विलफुल्ली वो डिफ़ॉल्ट करना चाहता है। डिफ़ॉल्ट मतलब पैसा चुका ना पाए वो। तो इसी के फीचर्स क्या क्या है, क्या क्या आपको फिर देखना है। तो कैपेसिटी टू पे है तो हाँ है, फिर भी नहीं देख रहा है। अपने जो भी वो फंड है उसको डाइवर्स कर दे रहा है या फिर साइफन कर दे रहा है। अब देखो डाइवर्जन में तो पता चलेगा, साइफन ऑफ क्या होता है समझ लीजिए। मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, एक सेकेंड, मेरी मेन को सोर्स ऑफ इनकम एबीसी कंपनी से आती थी और एबीसी कंपनी पे ही मैंने लोन ले रखी थी। अभी मैं करूँगा क्या, मैं ऐसा दिखाऊंगा कि भाई ये जितनी भी मेरी इनकम आ रही है ना वो एबीसी कंपनी से नहीं आ रही है, बल्कि वो मेरे दूर के भाई के CBZYX कंपनी से आ रही है। अभी यानी कि इसमें तो मेरा राइट कुछ है नहीं, आपको जो भी वसूल करना है वो एबीसी से वसूल करिए। इसको साइफन कर देना बोलते हैं, कि एक्चुअल जिधर से इनकम आ रही है उधर से दिखाना नहीं, किसी और जगह से बताना, ताकि बैंक उससे वसूल ना कर पाए। सिर्फ बैंक की नहीं, इनकम टैक्स में भी ये लागू पड़ता है। फिर इमूवेबल और मूवेबल एसेट हो आपके पास सिक्योर क्रेडिट करने के लिए, उसको आप ऑलरेडी बेच चुके हो। यानी कि होता क्या है, बैंक आपको 10 लाख रुपए की लोन देगी, बोलेगी इसके बदले आप कुछ रख दो। आपने रखा है अपना घर 20 लाख रुपए का, अभी बैंक को पता ही नहीं है और आपने ऑलरेडी वो घर बेच चुका है वो क्रेडिट में जो था। तो ये भी वही हुआ कि विलफुली आपने डिफ़ॉल्ट किया है। और साथ ही साथ आपके पास कोई इक्विटी पड़ी हुई है बट फिर भी आप उसको इन्फ्यूज़ नहीं करते हो क्योंकि आपको पैसे भरने ही नहीं है। ठीक है, चारों कवर हो गए। तो ये कुछ भी फीचर्स आपको दिखते हैं तो इसका मतलब है आप विलफुल डिफ़ॉल्ट कर रहे हो। और एक उसकी कंडीशन क्या है कि विलफुल डिफ़ॉल्ट तभी डिफ़ॉल्ट माना जाता है जब उसकी अमाउंट 25 लाख या उससे ज़्यादा हो। यानी कि आपका 5 लाख और आप नहीं बोल रहे हो, आप विलफुल डिफ़ॉल्टर नहीं हो। ठीक है, ओके। लार्ज डिफॉल्टर में क्या होता है, ये नॉर्मल विलफुल डिफॉल्टर, लार्ज डिफॉल्टर मतलब जिसका अमाउंट 1 लाख से 1 करोड़ से ज़्यादा हो। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे ये विलफुल है कि नहीं है, तो एक कमेटी सेटअप की जाएगी, वो आइडेंटिफाई करेगी। ओके, मेजर्स क्या क्या हमने टेक किए हैं। तो सबसे पहले तो जो ऐसा कर रहा है उसके सामने केस फाइल होगा, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। साथ ही साथ इसको आगे से कोई भी काम के लिए पैसा उधार नहीं दिया जाएगा, ना ही उसको अपनी लोन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए दिया जाएगा, ना ही न्यू वेंचर कैपिटल के लिए, और ना ही किसी भी काम के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। ओके, और दूसरा क्या बोला है गाइडलाइंस में, डायरेक्शंस में। तो अभी जो भी होगा उसको एक्ट से हम देखते हैं। आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2004, ओके सॉरी 2005। ओके, यही था न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये डेटा आपको काम करना है विलफुल डिफॉल्टर में। बैंक की बिगड़ती हुई कंडीशन पे अगर आप क्वेश्चन आता है तो आप बोल सकते हो कि एज ऑफ मार्च 2023 अराउंड 17,000 अकाउंट विलफुल डिफ़ॉल्ट किए हैं, जिसका अमाउंट 3.5 लाख करोड़ है। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, और इतना ये उधार लेके बैठे और चुका भी नहीं रहे। और यहाँ पे एक फार्मर ने सिर्फ 1 लाख रुपए लिए होते हैं, उसके लिए भी उसे सुसाइड करना पड़ता है, बैंक उतना परेशान कर देते हैं। और ये तो 3.5 लाख करोड़ है, इट्स वेरी ह्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ग्रांट्स परमिशन फॉर फर्स्ट अप्रोच टू क्रिटिकलिटी ऑफ 500 मेगावाट PFBR। PFBR मतलब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, सबसे पहले इसके क्री पॉइंट को देख लेते हैं। क्रिटिकलिटी का बात बोला है, क्रिटिकलिटी अलाउड किया है, तो क्या है क्रिटिकलिटी। तो ये ऐसा है कि कोई भी रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर हम बात करते हैं ना, वो रिएक्टर में चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर देना कि वो सेल्फ सस्टेन कर जाए। सबसे पहले चलो यही समझा देता हूँ चेन रिएक्शन क्या है। समझ लीजिए कोई एक एटम है, अभी रिएक्शन से एनर्जी कैसे प्राप्त हमें होगी, तो इस एटम पे हम एनर्जी डालेंगे, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और इस एटम को, ये दो एटम ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस दोनों एटम को हम स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। ठीक है, अभी इस अलग अलग होने से जो भी एनर्जी निकलेगी वो होगी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। बट ये हम पहली बार ही करेंगे, पहली बार हमने इलेक्ट्रिसिटी दी कि फिर क्या होता रहेगा, बहुत सारे जो जो एटम ऐसे जुड़े हुए हैं वो एक बार एनर्जी मिलने से फिर अपने आप स्प्लिट होते जाएंगे, सेल्फ सस्टेनिंग स्प्लिट होती जाएगी।
इसी को बोलते हैं सेल्फ सस्टेनिंग स्प्लिट। अभी इसी प्रोसीजर को बोलेंगे कि जब आपने स्टार्ट कर दिया सेल्फ सस्टेनिंग, उसी को बोलेंगे क्रिटिकलिटी। ठीक है, तो इनिशियल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ रिएक्टर टू सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। ओके, सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन जो शुरू हो गया उसी को क्रिटिकलिटी बोलेंगे। ओके, अब ये क्रिटिकलिटी स्टार्ट कैसे हो जाएगी, तो आपको कोर लोड करनी है। अभी कोर लोडिंग क्या होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूल, जब उसका जो कोर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर का, उस कोर में आप जो फ्यूल भर देते हो न्यूक्लियर फ्यूल, वो होगा कोर लोडिंग, जिससे वो प्रोसेस स्टार्ट हो पाए। ओके, अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, एक काम कीजिए, इसको हम बड़ी न्यूज़ से ही देखते हैं, एक ही सेकंड बस। ओके, ये रहा इस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब ये क्या होता है, तो देखो नाम में इसको, नाम को हम अलग करते जाते हैं तो भी हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले फास्ट यानी जल्दी हो रहा है। ब्रीडर, ब्रीड क्या होता है, जनरेट करना ना, एक दूसरी ब्रीड को पैदा करना। रिएक्टर मतलब रिएक्शन, तो जो भी जल्दी से रिएक्शन कर रहा है वो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसका काम क्या होता है कि जितनी एनर्जी आप डाल रहे हो, समझ लीजिए आप 10 डाल रहे हो, और जितनी आपको मिलेगी ये रिएक्शन से होते हुए वो 20 मिल रही है, तो बस आपका काम हो गया। ठीक है, मेन एम यही होता है कि जितना जल्दी हम एनर्जी प्राप्त कर पाएँ और जितना डाल रहे हैं उससे ज़्यादा प्राप्त कर पाएँ। ओके, और जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, सबसे पहले इंग्लिश देख लो, जो जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट कंज्यूम वाइल जनरेटिंग पावर। ओके, बता दिया मैंने आपको। और इसमें क्या हम यूज़ करेंगे, तो यूरेनियम प्लूटोनियम दोनों यूज़ करेंगे। और यूरेनियम 238 एज ए ब्लैंकेट होता है, फिर धीरे धीरे आके वो यूज़ होता जाता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा हमारे लिए, तो हमारा 3 स्टेज जो रिएक्शन प्लान है उसमें ये काम आएगा। देख लीजिए, इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डालते हैं यूरेनियम, यूरेनियम हमारा यूज़ हो जाएगा, उसमें से जो बचेगा वो होगा प्लूटोनियम, फिर हम प्लूटोनियम को भी यूज़ कर लेंगे, फिर उसमें से भी जो हमारा बचेगा वो आखिरी में होगा थोरियम, और हम थोरियम को भी यूज़ कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे लिखा है नेचुरली यूरेनियम को यूज़ करेंगे, यूरेनियम 235, फिर हम जो यूज़ करेंगे वो होगा प्लूटोनियम, और यूरेनियम बचा खुचा 235 हो गए, उसमें से भी जो बचेगा उसको हम वो आखिरी में होगा हमारा थोरियम होगा, थोरियम, और बचा खुचा यूरेनियम। ओके, तो ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ एक ही सेकंड, सॉरी, ये देखिए ये न्यूक्लियर एनर्जी, और यही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे ही आया हुआ है। फाइल ग्रोइंग, ये देखिए, गिव द अमाउंट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोग्राम। ओके, और ये सिग्निफिकेंस क्या हमें मैंने बता दिया कि थर्ड स्टेज वाले में हमें काम आएगा। इंडिया विल बिकम सेकंड आफ्टर रशिया टू कमर्शियली ऑपरेटिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और जो स्पेंट फ्यूल होगा फर्स्ट स्टेज का उसको सेकंड में काम आएगा, सेकंड का थर्ड में काम आएगा। ये सब इसके एडवांटेज है। रिड्यूस वेस्ट होगा तो इससे, फिर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी बता दिया मैंने, और थ्री स्टेज का जो प्लान हमारा आइडिया है उसमें भी हेल्प हमें मिलेगी। ओके, अगेन हम बैक टू अपने PDF चले जाते हैं। चलिए, सॉरी, ओके, देख लिया अभी इसको, ये अभी यही सब हमने देख लिया है। ठीक है, और इसको किसने भाई सैंक्शन किया है, तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, जो किससे एक्ट के बना है, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट के थ्रू बना हुआ है। और इसका रेगुलेटरी अथॉरिटी कहाँ से आता है, तो एटॉमिक एनर्जी एक्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसका देखो मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी बन सकता है। प्रीलिम्स में क्या बनेगा कि ये जो बॉडी है वो कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, तो इस एक्ट के थ्रू बनी है, और कौन सा इसका रेगुलेशन आता है, तो इन दोनों एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में इसका रेगुलेशन आता है। इसका काम क्या है, तो न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाना और साथ ही साथ प्रोटेक्शन भी करना पब्लिक का। ओके, एनवायरमेंट का भी। और जो टर्म है वो भी देख लेना है, क्रिटिकलिटी क्या होती है और कोर लोडिंग क्या होती है। और देखो इसमें एक और है, हम जो रिएक्शन होता है उसमें वाटर का यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट, जबकि इधर हम कौन सा यूज़ करते हैं, तो सोडियम का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेबी ने पेपर इशू कर दिया है डेरिवेटिव्स फ्रेमवर्क के लिए।
देखो सबसे पहले क्या है, शेयर मार्केट में अभी आपने देखा होगा बहुत सारे पीपल, न्यू कमर्स आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और कर भी क्या रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग क्या होता है कि पैसा डालना और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकाल लेना, शॉर्ट टर्म होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है। ओके, बोला क्या है, तो देखिए यहाँ पे नीड वाले सेक्शन में देखिए पार्टिसिपेशन कितना बढ़ रहा है। तो 2024 में, सॉरी 2018 में ये 2% थे इंडिविजुअल ट्रेड करने वाले, जो कि 2024 में 41% जितने हो चुके हैं। इट्स ह्यूज। और कितना लॉस ये हो रहा है, तो सेविंग हमारी बोल रहे हैं कि थोड़े से टाइम में हमने 50,000 से लेकर 60,000 करोड़ तक लॉस कर दी है ट्रेडिंग के चलते, डेरिवेटिव्स में। इट्स ह्यूज। अब जब ट्रेडिंग चालू भी करते हैं, मैंने खुद किया कर रहा हूँ कभी कभी, पर मेरा नुकसान कम हो रहा है। तो इधर लिखा हुआ भी आता है कि 10 में से 9 लॉस कर रहे हैं। आप संभाल के करिएगा। आप सोचिए 60,000 करोड़ हमने लॉस कर दिए। इट्स ह्यूज। और किस में कर रहे हैं, तो एफ कर रहे हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये मैं आपको समझा देता हूँ। और डेरिवेटिव्स में कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो ड्रॉ करता है अपनी वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, यानी कि समझ लीजिए शेयर है टाटा मोटर, ठीक है, टाटा मोटर्स का फ्यूचर्स होंगे और ऑप्शंस होंगे, उसको ही हम बोलेंगे डेरिवेटिव्स। अब ये फ्यूचर्स और ऑप्शन क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं, समझ लीजिए। फ्यूचर क्या होगा कि समझ लीजिए टाटा मोटर का एग्जांपल लिया था, इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपये, आज के डेट में चल रहा है, ठीक है, 1 जुलाई मान लीजिए, क्योंकि जुलाई, सॉरी 1 अगस्त मान लीजिए, ये 1 अगस्त को अपलोड होगा। और मैं बोलूँगा कि एक महीने बाद 1 सितंबर को इसका प्राइस हो जाएगा 150 रुपये। ओके, और मैं 150 रुपये में इसे बाई करूँगा, ठीक है। अभी जो बायर होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग, और जो कोई डेफिनेटली सेलर भी होगा सामने, और जो सेल कर रहा है उसको बोलते हैं शॉर्ट। अगर आपने हर्षद मेहता देखा है तो वो बोलता है कि भाई शॉर्टिंग कर रहा हूँ, शॉर्ट कर दे सेल को। ओके, अभी समझ लीजिए कि मैंने ये बोला था कि ऐसा होगा। अभी समझ लीजिए जो टाटा मोटर का प्राइस है वो सिर्फ हुआ वो बढ़ने की वजह से 90 हो गया। अभी देखो मुझे तो नुकसान हो गया, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि अभी मुझे 150 तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला था ना 150 में लूँगा, तो बस 150 रुपये दो आप। और ये फ़ायदा किसको हो जाएगा, जो शॉर्ट किया था सेलर, उसको भी 150 मिल जाएंगे। तो उसका तो फ़ायदा हो गया 60 रुपीज़ प्लस, क्योंकि अभी शेयर चल रहा है 90 में और मैंने दे दिया, और मेरा हो गया 60, मेरा हो गया नुकसान, ठीक है, क्योंकि मुझे तो उसको 150 ही देने पड़े, 100 में मेरे पास था, और तो मेरा हो गया नुकसान। ओके, अब ये इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, ये 160 भी हो सकता है, पर फिर भी मैंने तो 150 में ही ख़रीदा, तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 10 रुपये, जबकि इसका नुकसान हो जाएगा। ये हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें डेट हम निश्चित कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा करेंगे, और उस डेट से पहले भी कर सकते हो। ये 1 सितंबर मैंने बोला था, और आप 15 अगस्त को भी कर सकते हो अगर आपको प्राइस मिल रहा है तो। और ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शंस में ऐसा समझ लीजिए चेन होती है, टाटा मोटर्स ही जैसे 100 रुपये है, वैसे पूरी की पूरी चेन होगी 110, 120, 130, और यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी होगी 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। ये होगा बाई वाला, और यहाँ पे सेल वाला होगा उल्टा, सेम उसकी भी प्राइस लिखी होगी। अभी मुझे लगता है कि टाटा मोटर 110 रुपये होने वाला है, तो मैं इस 20 रुपये में अपने दाव लगाऊंगा, और अगर एक्चुअली में टाटा मोटर 110 हो जाता है तो ये 20 रुपये मेरे जो लगे हुए थे वो भी बढ़ जाएंगे, और उसकी प्राइस हो जाएगी 25। और इसमें एक लॉट होता है, समझ लीजिए कि 25, वो जाने दीजिए 25, तो मुझे 5 रुपये फ़ायदा हो गया, दैट्स इट, इतना ही समझिए। ये ऑप्शंस हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे ना, इसलिए इसको बोलते हैं हम ऑप्शंस, दोनों बाजू होते हैं। और जो कॉल होता है, कॉल को हम बोलते हैं प्राइस बढ़ना, ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है ना प्राइस, यहाँ पे बढ़ रहा है 120। और जो पुट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइस घटना। तो यहाँ पे जो दाव लगता है पुट बाजू, वो लगता है प्राइस कम होने पे, कॉल बाजू लगता है वो होता है प्राइस बढ़ने पे। ओके, तो ऑप्शंस भी मैंने आपको समझा दिया है, फ्यूचर भी समझा दिया है, काम डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आने वाला है, फिर भी समझ लीजिए आपने, ठीक है। और जो भी अभी ट्रेडर लूज़ कर रहे हैं पैसा, वो सिर्फ एफ में ही लूज़ कर रहे हैं। आप सोचिए 60,000 करोड़ लूज़ हो चुके हैं। समझ आ गया तो वेल एंड गुड, और ना आया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना वो काम का है नहीं। पर आया हुआ था तो समझा देना बेहतर है, क्योंकि न्यूज़ समझ में आनी चाहिए, याद रहे या ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल्ली एसेसिबल रूट क्या है ये, तो थोड़े टाइम पहले आरबीआई ने क्या किया था कि फॉरेन में रहते जो भी व्यक्ति है, एनआरआई है अपने,
उनको इन्वेस्ट करना है सिक्योरिटी मार्केट में, हमारी गवर्नमेंट की मार्केट में, तो वो कर सकते हैं, सिक्योरिटी ले सकते हैं। और अभी आरबीआई ने मना कर दिया कि जो ले सकते हो आप, पर जो 14 साल और 30 साल वाली है वो मत लो। अभी देखो ये लॉन्ग टेन्यूर है ना, आरबीआई ने इसमें मना कर दिया तो उसका मतलब क्या है, तो ये लॉन्ग टेन्यूर में लोग पैसा नहीं डालेंगे, वो पैसा कहाँ पे आएगा, शॉर्ट टर्म बॉन्ड में आएगा। तो इसलिए हमारी जो शॉर्ट टर्म मार्केट है वो अप हो जाएगी। ओके, यही है, इतना ही न्यूज़ है। और बस इतना देखिए, फुल्ली एसेसिबल रूट क्या है, तो ये वैसा रूट है जहाँ पे एनआरआई, नॉन रेसिडेंट जो होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट इंडिया की डेट सिक्योरिटी में। ओके, अभी सिक्योरिटी क्या होती है भाई, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी समझ लीजिए। गवर्नमेंट को कोई पैसा चाहिए उधार, गवर्नमेंट को 100 रुपये चाहिए। ओके, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, एक कागज़ निकालेगी बाहर कि ये रहा मेरा पूरा का पूरा कागज़, आप ये ले जाइए कागज़, इसके बदले मुझे 100 रुपये दीजिए। और आज से 5 साल के बाद, समझ लीजिए 5 साल की सिक्योरिटी थी, 5 साल बाद हम इसके आपको 100 रुपये के 110 रुपये दे देंगे। बस यही होती है सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म वाली सिक्योरिटी थी उसमें मना कर दिया और बोला है कि शॉर्ट, आप इसमें अभी एनआरआई नहीं डाल सकेंगे। डेफिनेटली अगर एनआरआई लॉन्ग में नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं तो डालेंगे ना, तो कहाँ पे डालेंगे, तो शॉर्ट में डालेंगे। ओके, अभी इसको जो रेगुलेट करता है वो हम कौन से एक्ट रेगुलेट करते हैं, तो फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आगे, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड। अभी क्या होता है कि कोई भी आपने शेयर लिए हुए हैं या फिर कोई भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको एक डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब उसका एक रिटर्न मिलता है कि मैंने 100 रुपये किसी कंपनी में डाले हुए थे और वो कंपनी 1 साल के बाद अगर उसने प्रॉफिट किया है तो उस प्रॉफिट का एक छोटू सा हिस्सा मुझे भी दे देगी कि 1 रुपया आप भी रखो। ओके, यही होता है डिविडेंड। अभी इक्वलाइजेशन फंड क्या है, समझ लीजिए कोई फर्म करती क्या है कि इस साल उसने बहुत तगड़ा प्रॉफिट कर लिया 1,000 रुपये, तो वो क्या करे, डिविडेंड तो सिर्फ 100 रुपये के हिसाब से ही बांटेगी और बाकी के जो रुपए होंगे उसको साइड में रखेंगे कि इन फ्यूचर अगर हमें लॉस भी हो जाता है तो इस पैसे को यूज़ करते हम जो भी इन्वेस्टर होंगे अपने, उनको हम डिविडेंड दे देंगे। समझ गए आप, राइट, कि इन फ्यूचर लॉस होता है तो उस लॉस का लॉस इन्वेस्टर को ना पड़े और उसके बदले हम डिविडेंड दे देंगे। बट आरबीआई ने मना कर रखा है कि ऐसा मत करो। क्यों, क्योंकि कंपनी एक्चुअली करती क्या है, ये दिखता अच्छा है बट कंपनी खा खुद पैसा जाएगी और बोलेगी कि यार सिर्फ हुआ होगा प्रॉफिट 1,000 रुपये और बोलेगी कि भाई सिर्फ 100 रुपये हुआ है, 100 रुपये का ही डिविडेंड मिलेगा। और अगले साल क्या करेंगे कि अगले साल बोलेंगे कि भाई इस साल तो भाई सिर्फ 10 रुपये ही प्रॉफिट हुआ, तो डिविडेंड उसके मुताबिक मिलेगा, यानी वो प्रॉफिट छुपा देती है अपना। तो इसीलिए आरबीआई ने इसको मना कर रखा है कि भाई आप फ्यूचर के लिए कोई भी प्रॉफिट साइड में नहीं रखोगे। ओके, बाकी आप सब समझ गए हो कि कैसे ये रखते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ओके, और ये प्रोहिबिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये एमसीक्यू में आ सकता है प्रीलिम्स के, इसका मतलब क्या है, क्या ये इंडिया में चलता है या नहीं चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लगा दिया है, चालू कर दिया है। कौन से एक्ट के थ्रू आता है, तो अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू आता है और स्किल इंडिया यूथ का ये पार्ट है। इसमें करना क्या होता है कि डिप्लोमा ग्रेजुएट कोई भी स्टूडेंट है उसको आप अप्रेंटिस प्रोवाइड करोगे कि हमारे यहाँ पे आइए और काम कीजिए और आपको पैसा भी मिलेगा। कितना मिलेगा, तो जो नॉर्मली हम दे रहे हैं, अगर नॉर्मल हम 100 रुपये दे रहे हैं तो उसके बदले हम आपको 50 दे देंगे। एक साल के लिए होता है, 6 महीने से 1 साल के लिए, और आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, यानी कि आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा कि आपने कहा किधर ना किधर अप्रेंटिस पे आप रहे हुए हो। ठीक है, कोई काम की नहीं है न्यूज़, बस यही ध्यान रखना है कि ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम अप्रेंटिस एक्ट के अंदर आती है। इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फ्लाइट टेक ऑफ। देखिए, टेम्परेचर अगर बहुत गर्म हो जाता है ना, उससे भी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हो पाती है, उस फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है। जैसे अभी हमने लद्दाख में टेम्परेचर बढ़ते हुए कैंसिल कर दी। ठीक है, देखते हैं सबसे सबसे पहले तो फ़्लाइट टेक ऑफ कैसे होती है ये ध्यान दीजिए। देखो, हम कभी कभी चल रहे होते हैं और हमारे सामने से हवा आ रही होती है तो हमें फोर्स लगता है ना, सेम समझ लीजिए एयर जो प्लेन है उसका ये पंख है। प्लेन जब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होगा उसके सामने विंड आ रही होगी, ठीक है, विंड उसको टकराएगी और इसी के टकराते के चलते जो उसका पंख होगा वो धीरे धीरे अपलिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, आप समझ गए, यहाँ से विंड आ रही है और इस प्लेन के पंख को टकरा रही है तो प्लेन का पंख धीरे धीरे से अपलिफ्ट करता जाएगा, क्योंकि उसको फोर्स लगेगा ना, हमें भी फोर्स लगता है तो कोई भी चीज़ उड़ती, समझ लीजिए पेपर ही है, हवा आती है तो पेपर उड़ता है ना, तो क्योंकि उसके फोर्स से वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है टेक ऑफ। अभी इसी में ही देख लीजिए,
यहाँ पे जो होता है ना प्लेन के ऊपर, यहाँ पे होता है गर्म हवा, और यहाँ पे होती है थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा। और जो डेंस हवा, अभी जितनी ठंडी हवा है ना, वो ठंडी ही जितनी होगी उतनी वो ज़्यादा डेंस होगी। इसीलिए बर्फ़ ठंडा होता है और एकदम डेंस हो जाता है, पानी उससे गर्म तो उससे थोड़ा सा हल्का, और हवा उससे भी गर्म तो उससे भी थोड़ी सी हल्की। ओके, तो ये ठंडी हवा है वो नीचे होती है, डेंस होती है, इसीलिए वो उठा पाती है, और गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर होती है पंखे। अभी समझ लीजिए गर्मी ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो ये जो नीचे जो ठंडी हवा थी वो भी डेंस हो ही नहीं पाएगी, ठंडी इतनी रहेगी नहीं। तो ये जो हवा होगी नीचे वाली पंख के, वो भी ऐसी थोड़ी सी लूजली बाइंड होगी, और ये लूजली बाइंड होगी तो ये पंख को ऊपर उठा नहीं पाएगी। ठीक है, समझिए, यानी कि ये जो नीचे की हवा है वो भी कमज़ोर है, कि वो उसमें इतना फोर्स ही नहीं है कि वो उठा पाएगी। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा जो आजू बाजू की टेम्परेचर हवा होगी वो लूज़ हो जाएगी। ठीक है, एक भी डेंसली बाइंड नहीं होगी, और डेंसली बाइंड नहीं होगी तो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया है इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर, वही कि भाई प्लेन का कर्व टॉप होता है, टेप में मूव फास्टर करती है, हवा बीनीथ द विंग होती है। ओके ओके, और ये जो मैंने बताया प्रिंसिपल भी बर्नौली प्रिंसिपल के जैसा है। बर्नौली प्रिंसिपल में भी यही होता है कि आप एकदम से हवा डालोगे प्रेशर से, तो जो लो प्रेशर से हवा होगी वो भी दूसरी जगह डाइवर्ट कर जाएगी, हटा वो काम का नहीं है। द डिफरेंस प्रेशर जनरेट लिफ्ट फोर्स अंडरनीथ, वो मैंने बता दिया कैसे प्रेशर, अगर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था यहाँ पे कम था। लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या होता है, तो जहाँ से हवा ऊपर उठ रही है लूजली बाइंड है वो होगा लो प्रेशर। कोई भी गर्म एरिया है वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और कोई भी ठंडा एरिया है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। और जो हवा होती है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है, क्योंकि लो प्रेशर में क्या है, हवा लूजली बाइंड है ना, और हाई प्रेशर में है हवा टाइटली है। तो ये जो लूज़ है वहाँ टाइट से निकल के हवा लूज़ की ओर जाएगी, क्योंकि एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा ना। समझ लीजिए, इस यहाँ पे हवा थी और पूरी की पूरी हवा उड़ गई, गर्म हुआ और हवा उड़ गई, तो यहाँ पे जो इस एरिया में तो हवा खाली है ना, कुछ है ही नहीं। तो जहाँ पे हवा भरी हुई है यानी कि ठंडा एरिया, वहाँ से हवा निकल के इस जो खाली जगह है वहाँ पे आ जाएगी। इसी के चलते प्लेन उड़ता है, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ पे गर्म हवा होती है, यहाँ पे ठंडी होती है। तो जो ठंडी हवा है वो चाहेगी कि वो गर्म हवा के पास जाए, जो वॉइड क्रिएट हो गया, खाली हवा हो गई यहाँ पे, उसको ये भरना चाहेगी, इसीलिए ये कोशिश करेगी कि ऊपर जाए, बट पंख इसे जाने नहीं देगा, तो इसी के चलते पंख ऊपर उठ जाएगा। पर अगर गर्मी ज़्यादा है तो ठंडी हवा बन ही नहीं पाएगी, और वो ऊपर तो उठाने की बात ही नहीं आती है। चलिए, ये जियोग्राफी का कॉन्सेप्ट है, बट अच्छा है, हमने समझ लिया है। न समझ में आया तो बता देना। फिर है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, और समझ में आए तो भी बता देना, क्योंकि डेफिनेटली अच्छा लगता है कि आप लाइक करें और मुझे भी पता चले कि भाई समवन इज़ अप्रेजिंग अवर वर्क। चलिए, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, तो जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसको हाँ बोलना या ना बोलना कि भाई इसको इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, इसका काम होता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। इसका फाइनल से होता है, ये बोल दिया नो तो नो, और ये बोल दिया यस तो यस। ओके, तो अभी इसकी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है जो दिल्ली में हुई थी। आउटकम इसका क्या निकला है, तो भाई मैदाम को इसने ऐड कर दिया है असम के, ये हमने 27 जुलाई में कवर कर लिया है ऑलरेडी करंट अफेयर के। साथ ही साथ इंडिया ने प्लेज किया है कि हम यूनेस्को की ये कम सेंटर को 1 मिलियन जितना पैसा देंगे, और इंडिया यूएसए का एक एग्रीमेंट भी साइन हो गया है, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट। इसमें क्या करेगा, जो एंटीक्स हमारे होते हैं वो इलीगली जो इधर उधर चले जाते हैं उसका थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। यूएसए भी ध्यान रखेगा और हम भी ध्यान रखेंगे, स्पेशली तो इंडिया से ही जाते हैं, यूएस से तो क्या ही आएंगे हमारे पास। तो फ्रॉम इंडिया टू दी यूएसए, तो अभी हम उसको रेगुलेट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी से, क्योंकि ऑलरेडी यूएनएससी और दूसरी सारी बॉडीज से आ चुका है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का फाइनल से होता है, वो जो डिसाइड करेगी वही होगा, और उसी का काम होता है किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड करना या न करना। ओके, दिल्ली में मीटिंग थी वो ख़त्म हो गई है। फिर है स्टर्जन, आपने पता नहीं मूवीज़ में देखा होगा कि नहीं, ये एक फ़िश की टाइप है, और मेमथ जैसी स्पिड बड़ी बड़ी फिशेस होती है ये, जैसे इसके स्टर्जन, रशियन बेल्यूगा, स्टर्लेट बेल्यूगा वेल भी वेल है, आपने सुना होगा। ये सारी की सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN रेड लिस्ट में, मतलब बहुत ही कम बची है, थ्रेटन है। अबाउट क्या है, तो ये जिरासिक एज की है, तब से जी रही है, तब इवॉल्व हुई थी 250 मिलियन ईयर अगो।
और इसका जो रॉ एग ये सब मीट होता है और कैवियर होता है वो सब ट्रेड होता है मार्केट में बहुत महंगे महंगे प्राइसों में। और साइट्स की ये अपेंडिक्स 1 में आती है, इसीलिए काफ़ी अच्छे से इसको रेगुलेट कर किया गया है। ओके, साइट्स के 1 में जो आता है अपेंडिक्स के, उसको एकदम से रेगुलेट किया जाता है, उसका ट्रेड नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन है उधर भी कि एकदम से साइंटिफिक ज़रूरत है, ह्यूमन नीड है, वो मर जाएगा तो आप ट्रेड कर लो। 2 में आता है वो हल्का सा ट्रेड हो सकता है, 3 में आता है वो डेफिनेटली ट्रेड हो सकता है। रेगुलेट तो हर कोई होगा। फिर है सेन रिवर, फ्रांस की ये रिवर है, फ्रांस की सबसे बड़ी रिवर है लॉयर, और सेकेंड मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो है सेन। ये कहाँ पे, फ्रांस में जो इंटर इनलैंड वाटरवेज होता है इसमें इसका सबसे बड़ा हाथ है। इसमें बहुत सारे इनलैंड वाटरवे है, जैसे रास्ते होते हैं उसमें पानी के थ्रू जाना है आपको। यहाँ पे भी देखिए ये बोट जा रही है। और दूसरा, ये रिवर खाली कहाँ पे होती है, मतलब एंड कहाँ पे होती है, तो इंग्लिश चैनल में होती है। दैट्स इट। ये सेन रिवर 18 जुलाई में भी न्यूज़ में थी। ये मैं न्यूज़ में है वो बार बार क्यों लिखता हूँ, क्योंकि जो चीज़ बार बार न्यूज़ में है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश चैनल क्या है भाई, तो यहाँ पे आता है यूके, यहाँ पे फ्रांस, और इसके बीच में एक वाटर बॉडी है वो है इंग्लिश चैनल, यानी दोनों को सेपरेट करती हुई वाटर बॉडी चैनल है। चैनल क्या होती है, तो कोई भी दो बड़े लैंड मास को कोई एक पतली सी पानी की धारा वाटर बॉडी अगर सेपरेट कर रही होगी तो उसको हम बोलेंगे चैनल। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश चैनल है वो फ्रांस और यूके को सेपरेट करती है। ओके, फिर है किलाडी। ये क्या है, तो भाई ये टेराकोटा पाइपलाइन है, सॉरी किलाडी जगह है जहाँ पे टेराकोटा पाइपलाइन हमें एक्सकवेशन के दौरान मिली है। किलाडी कहाँ पे आता है, तो तमिलनाडु में आता है। ठीक है, अभी टेराकोटा पाइपलाइन मिली है, उसका मतलब क्या है, मिट्टी की बनी हुई पाइपलाइन। उसका मतलब है कि वहाँ पे पहले के टाइम में भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम थी और ऐसे फीचर्स भी थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये किल्लाडी के बारे में देखते हैं, तो संगम एज की ये है 500 BCE से 300 BCE, बहुत ही ज़्यादा पीछे है। और कहाँ पे आता है ये, तो वैगई रिवर में आता है, मदुराई डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। और ये प्रूफ देता है कि अर्बन सिविलाइजेशन संगम एज के दौरान थी। ठीक है, संगम एज आप एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ोगे। आखिरी न्यूज़ है हमारी, शहीद उधम सिंह। शहीद उधम सिंह की सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात है, ये अपने आप को बोलते थे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। अभी इसका मतलब क्या है, अपने आप का नाम देते थे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का। हिंदू, मुस्लिम, सिख, और आज़ाद का मतलब फ्रीड, कि हम फ्रीडम चाहिए, फ्री हूँ मैं। ठीक है, ये हमें दिखाता है कि कैसे वो रिलीजन को एक मानते थे और अंग्रेज़ के सामने उनका फ्रीडम के लिए मांग हमेशा रही है। उधम सिंह के बारे में मूवी भी आ चुकी है, मैं तो बोलूँगा जितनी भी हिस्टोरिक मूवी हो सबको देखो। जलियांवाला बाग को उन्होंने विटनेस किया था और तभी उन्होंने सोच लिया था कि भाई इसका बदला मैं लूँगा ही लूँगा। ये पूरी रात सिर्फ डेड बॉडीज़ इधर से उधर कर रहे थे और हेल्प पहुंचा रहे थे जिसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी। दूसरा क्या है, इन्होंने आज़ाद पार्टी फॉर्म की थी शिकागो में, जो कि पार्ट था गदर पार्टी का। देखो क्वेश्चन बनेगा ना तो इससे बनेगा, एक आज़ाद पार्टी से, और दूसरा इन्होंने माइकल ओडायर, देखो जलियांवाला बाग में जो जनरल था जो गोली चलाने का हुक्म दिया था वो था जनरल डायर, सिर्फ डायर। और यहाँ पे माइकल ओडायर वो उस समय पे पंजाब के गवर्नर थे, और ये गवर्नर का भी यही मोटिव था कि भाई जितने हो सके उतने इंडियंस को उड़ा दो। तो तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये जो गवर्नर ये ऑर्डर दिया है उस गवर्नर को उड़ा देंगे। और फिर ये गवर्नर के साथ रहते थे, और एक टाइम पे जब उन्हें मौका मिला, ये घर में रहते थे, वो चाहते तो घर में भी मार सकते थे इजीली, बट उन्होंने क्या किया कि सबके सामने मारेंगे ताकि वो एक मैसेज जाए कि इन्होंने गलत किया है। और जब एक कॉन्फ्रेंस में ये माइकल ओडायर अपना स्पीच दे रहे थे तभी उनको सबसे सामने उधम सिंह ने उड़ा दिया। ये क्या दिखाता है, तो परसिवरेंस, करेज, ये सब। ओके, तो यही न्यूज़ थी। शायद मैंने कोई मिस तो नहीं की है, नहीं की है। सुनने के लिए आपका शुक्रिया सॉरी। और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा दैट आई एम डूइंग गुड, और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ दे दीजिएगा। हम थोड़े ही टाइम में कोई ना कोई सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, मुझे बस टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। ओके,
शुक्रिया। जय हिंद।